की रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। फिर ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाती है तो उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। फिर राजस्थान का जो अपवाद तंत्र है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो अपवाद तंत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली काली सिंध, बनास, पार्वती आदि नदियां चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी, गंगा नदी और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों का बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र बोलते हैं। फिर अरब सागर का अपवाद तंत्र, अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माई लुनी नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास तथा इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाद तंत्र कहते हैं। फिर आंतरिक अपवाद तंत्र के बारे में बात करें तो ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर जल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक भूमिगत अपवाद तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल, मेंढा आदि जो नदियां वो आंतरिक अपवाद तंत्र का उदाहरण है। फिर राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं तो पहले आते हैं चंबल नदी। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माना जाता है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी और एकमात्र वर्ष भर में बहने वाली ये नदी है। फिर राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। फिर इनकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च, कोठारी, काली सिंध और बनास, पार्वती आदि ये नदी मानी जाती है। और औद्योगिक नगर में कोटा है जो इस नदी के किनारे पर स्थित है। फिर बनास की बात करते हैं, बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के निकट नदी जल में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई है वो लगभग 480 किलोमीटर और टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बनास की जो प्रमुख सहायक नदियां वो है मेलाल, कोठारी नदी है और साथ में बेड़च और खाड़ी नदी भी इसकी आ जाती है। और लूणी नदी की बात करें तो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ में सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है और अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है और बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है नए जिलों के अकॉर्डिंग। और इनकी सहायक नदियों में जोजड़ी, ज्वाई, बांटी, ज्वाई मिठड़ी, खारी, सूकड़ी, गुइया आदि नदी मानी जाती है। फिर माई नदी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां सोमजाखम है। फिर बाणगंगा की बात, इस नदी का उद्गम कोटपुतली, बेरड़ जिले में स्थित है और अरावली की बेरात पहाड़ी से होता है। इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी नमी भूमि का निर्माण करता है और अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। फिर घग्गर है, इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीनतम नदी का विशेष तथा सहायक नदी मानी जाती है। और राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना की महत्व को देखते हुए उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और राजस्थान में चंबल परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और चंबल नदी की बात करें तो यह परियोजना राजस्थान के मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। इनमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध, कोटा, मिराज। इस परियोजना के दोनों राज्यों को जल विद्युत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है।
फिर माई बजा सागर की बारे में बात करें तो बांसवाड़ा में माई नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान में गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इनमें दोनों राज्य की सिंचाई जल, विद्युत, पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों फिर बिसलपुर परियोजना की बात करें तो राजस्थान के टोंक जिले में ठोडा नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। फिर सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिले की सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। नमस्ते साथियों, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के जल संसाधन तथा संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। धरातलीय बनावट तथा भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र प्रणाली बोलते हैं। फिर दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। फिर ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाती है तो उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। फिर राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली काली सिंध, बनास, पार्वती आदि नदियां चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी, गंगा नदी और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों का बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलते हैं। फिर अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माई लुनी नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास तथा इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर जल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल, मेंढा आदि जो नदियां वो आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। फिर राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं तो पहले आते हैं चंबल नदी। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माना जाता है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी और एकमात्र वर्ष भर में बहने वाली ये नदी है। फिर राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। फिर इनकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च, कोठारी, काली सिंध और बनास, पार्वती आदि ये नदी मानी जाती है और औद्योगिक नगर में कोटा है जो इस नदी के किनारे पर स्थित है। फिर बनास की बात करते हैं, बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के निकट नदी जल में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई है वो लगभग 480 किलोमीटर और टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, कोठारी। बनास की जो प्रमुख सहायक नदियां वो है मेलाल, कोठारी नदी है और साथ में बेड़च और खाड़ी नदी भी इसकी आ जाती है। और लूणी नदी की बात करें तो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ में सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है और अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है और बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है नए जिलों के अकॉर्डिंग। और इनकी सहायक नदियों में जोजड़ी, ज्वाई, बांटी, जवाई मिठड़ी, खारी, सूकड़ी, गुइया आदि नदी मानी जाती है। फिर माई नदी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां सोमजा, खम है।
फिर बाणगंगा के बाद इस नदी का उद्गम कोटपुतली बेरड़ जिले में स्थित है और अरावली की बेरात पहाड़ी से होता है। इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी नमी भूमि का निर्माण करता है और अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। फिर घग्गर है। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीनतम नदी का अवशेष तथा सहायक नदी मानी जाती है। और राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और राजस्थान में चंबल परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और चंबल नदी की बात करें तो ये परियोजना राजस्थान के मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। इनमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध, कोटा मिराज। इस परियोजना के दोनों राज्यों को जल विद्युत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। फिर माई बजाज सागर की बारे में बात करें तो बांसवाड़ा में माई नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान में गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इनमें दोनों राज्यों की सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों फिर बिशलपुर परियोजना की बात करें तो राजस्थान के टोंक जिले में ठोडराइच नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। फिर सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिले की सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती। नमस्ते साथियों, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के जल संसाधन तथा संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। धरातलीय बनावट तथा भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र प्रणाली बोलते हैं। फिर 2 अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। फिर ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाती है तो उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। फिर राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली काली सिंध, बनास, पार्वती आदि नदियां चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी, गंगा नदी और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों का बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलते हैं। फिर अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माई लूनी नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास तथा इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर जल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल, मेंढा आदि जो नदियां वो आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। फिर राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं तो पहले आते हैं चंबल नदी। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माना जाता है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी और एकमात्र वर्ष भर में बहने वाली ये नदी है। फिर राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। फिर इनकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च, कोठारी, काली सिंध और बनास, पार्वती आदि ये नदी मानी जाती है। और औद्योगिक नगर में कोटा है जो इस नदी के किनारे पर स्थित है। फिर बनास की बात करते हैं, बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के निकट नदी जल में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है
और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई है वो लगभग है 480 किलोमीटर और टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल कोठारी, बनास की जो प्रमुख सहायक नदियां हुआ है मेलाल कोठारी नदी है और साथ में बेड़च और खाड़ी नदी भी इसकी आ जाती है। और लूणी नदी की बात करें तो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ में सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है और अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है और बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है नए जिलों के अकॉर्डिंग। और इनकी सहायक नदियों में जोजड़ी, ज्वाई, बांटी, ज्वाई मिठड़ी, खारी, सूकड़ी, गुइया आदि नदी मानी जाती है। फिर माई नदी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां सोमजाखम है। फिर बाणगंगा की बात में इस नदी का उद्गम कोटपुतली बेरड़ जिले में स्थित है और अरावली की बेरात पहाड़ी से होता है। इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी नमी भूमि का निर्माण करता है और अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। फिर घग्गर है। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीनतम नदी का विशेष तथा सहायक नदी मानी जाती है। और राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना की महत्व को देखते हुए उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और राजस्थान में चंबल परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और चंबल नदी की बात करें तो यह परियोजना राजस्थान के मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। इनमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध, कोटा मिराज। इस परियोजना के दोनों राज्यों को जल विद्युत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। फिर माई बजाज सागर की बारे में बात करें तो बांसवाड़ा में माई नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान में गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इनमें दोनों राज्य की सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों फिर बिशलपुर परियोजना की बात करें तो राजस्थान के टोंक जिले में ठोडा नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। फिर सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर, जालोर जिले की सिंचाई व पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। नमस्ते साथियों, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के जल संसाधन तथा संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। धरातलीय बनावट तथा भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र प्रणाली बोलते हैं। फिर दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। फिर ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाती है तो उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। फिर राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली काली सिंध, बनास, पार्वती आदि नदियां चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी, गंगा नदी और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों का बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलते हैं। फिर अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माई लूनी नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास तथा इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर जल भाग में विलुप्त हो जाए
या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक भूमिगत अफवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल, मेंढा आदि जो नदियां वो आंतरिक अफवाह तंत्र का उदाहरण है। फिर राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं तो पहले आते हैं चंबल नदी। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माना जाता है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी और एकमात्र वर्ष भर में बहने वाली ये नदी है। फिर राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। फिर इनकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च, कोठारी, काली सिंध और बनास, पार्वती आदि ये नदी मानी जाती है। और औद्योगिक नगर में कोटा है जो इस नदी के किनारे पर स्थित है। फिर बनास की बात करते हैं, बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के निकट नदी जल में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई है वो लगभग 480 किलोमीटर और टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, कोठारी। बनास की जो प्रमुख सहायक नदियां वो है मेलाल, कोठारी नदी है और साथ में बेड़च और खाड़ी नदी भी इसकी आ जाती है। और लूणी नदी की बात करें तो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ में सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है और अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है और बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है नए जिलों के अकॉर्डिंग। और इनकी सहायक नदियों में जोजड़ी, ज्वाई, बांटी, जवाई मिठड़ी, खारी, सूकड़ी, गुइया आदि नदी मानी जाती है। फिर माई नदी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां सोमजाखम है। फिर बाणगंगा की बात, इस नदी का उद्गम कोटपुतली, बेरड़ जिले में स्थित है और अरावली की बेरात पहाड़ी से होता है। इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी नमी भूमि का निर्माण करता है और अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। फिर घग्गर है, इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीनतम नदी का विशेष तथा सहायक नदी मानी जाती है। और राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और राजस्थान में चंबल परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और चंबल नदी की बात करें तो यह परियोजना राजस्थान के मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। इनमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध, कोटा, मिराज। इस परियोजना के दोनों राज्यों को जल विद्युत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। फिर माई बजाज सागर की बारे में बात करें तो बांसवाड़ा में माई नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान में गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इनमें दोनों राज्यों की सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों फिर बिसलपुर परियोजना की बात करें तो राजस्थान के टोंक जिले में ठोडा रायसी नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। फिर सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिले की सिंचाई व पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। नमस्ते साथियों, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के जल संसाधन तथा संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। धरातलीय बनावट तथा भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र प्रणाली बोलते हैं।
फिर दो अफवाह के सतहों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। फिर ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाती है तो उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। फिर राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली काली सिंध, बनास, पार्वती आदि नदियां चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी, गंगा नदी और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों का बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलते हैं। फिर अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माई लुनी नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास तथा इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर जल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल, मेंढा आदि जो नदियां वो आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। फिर राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं तो पहले आते हैं चंबल नदी। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माना जाता है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी और एकमात्र वर्ष भर में बहने वाली ये नदी है। फिर राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। फिर इनकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च, कोठारी, काली सिंध और बनास, पार्वती आदि ये नदी मानी जाती है और औद्योगिक नगर में कोटा है जो इस नदी के किनारे पर स्थित है। फिर बनास की बात करते हैं, बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के निकट नदी जल में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई है वो लगभग 480 किलोमीटर और टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बनास की जो प्रमुख सहायक नदियां वो है मेलाल, कोठारी नदी है और साथ में बेड़च और खाड़ी नदी भी इसकी आ जाती है। और लूणी नदी की बात करें तो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ में सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है और अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है और बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है नए जिलों के अकॉर्डिंग। और इनकी सहायक नदियों में जोजड़ी, ज्वाई, बांटी, जवाई मिठड़ी, खारी, सूकड़ी, गुइया आदि नदी मानी जाती है। फिर माई नदी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां सोमजाखम है। फिर बाणगंगा की बात, इस नदी का उद्गम कोटपुतली, बेरड़ जिले में स्थित है और अरावली की बेरात पहाड़ी से होता है। इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी नमी भूमि का निर्माण करता है और अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। फिर घग्गर है, इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीनतम नदी का विशेष तथा सहायक नदी मानी जाती है। और राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना की महत्व को देखते हुए उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और राजस्थान में चंबल परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और चंबल नदी की बात करें तो यह परियोजना राजस्थान के मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। इनमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध, कोटा, मिराज। इस परियोजना के दोनों राज्यों को जल विद्युत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है।
फिर माई बजा सागर की बारे में बात करें तो बांसवाड़ा में माई नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान में गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इनमें दोनों राज्य की सिंचाई जल, विद्युत, पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों फिर बिसलपुर परियोजना की बात करें तो राजस्थान के टोंक जिले में ठोडरायसी नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। फिर सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिले की सिंचाई व पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। नमस्ते साथियों, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के जल संसाधन तथा संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। धरातलीय बनावट तथा भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र प्रणाली बोलते हैं। फिर दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। फिर ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में जाती है तो उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। फिर राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली काली सिंध, बनास, पार्वती आदि नदियां चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी, गंगा नदी और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों का बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलते हैं। फिर अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माई लुनी नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास तथा इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। फिर आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में बात करें तो ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर जल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल, मेंढा आदि जो नदियां वो आंतरिक अपवाह तंत्र का उदाहरण है। फिर राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं तो पहले आते हैं चंबल नदी। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से माना जाता है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी और एकमात्र वर्ष भर में बहने वाली ये नदी है। फिर राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। फिर इनकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च, कोठारी, काली सिंध और बनास, पार्वती आदि ये नदी मानी जाती है। और औद्योगिक नगर में कोटा है जो इस नदी के किनारे पर स्थित है। फिर बनास की बात करते हैं, बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के निकट नदी जल में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई है वो लगभग 480 किलोमीटर और टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, कोठारी। बनास की जो प्रमुख सहायक नदियां वो है मेलाल, कोठारी नदी है और साथ में बेड़च और खाड़ी नदी भी इसकी आ जाती है। और लूणी नदी की बात करें तो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ में सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है और अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में जाके मिल जाती है और बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है नए जिलों के अकॉर्डिंग। और इनकी सहायक नदियों में जोजड़ी, ज्वाई, बांटी, जवाई मिठड़ी, खारी, सूकड़ी, गुइया आदि नदी मानी जाती है। फिर माई नदी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां सोमजा, खम है।
फिर बाणगंगा के बाद इस नदी का उद्गम कोटपुतली बेरड़ जिले में स्थित है और अरावली की बेरात पहाड़ी से होता है। इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी नमी भूमि का निर्माण करता है और अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। फिर घग्गर है। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीनतम नदी का विशेष तथा सहायक नदी मानी जाती है। और राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वो भारत के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। और राजस्थान में चंबल परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और चंबल नदी की बात करें तो ये परियोजना राजस्थान के मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। इनमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध, कोटा मिराज। इस परियोजना के दोनों राज्यों को जल विद्युत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। फिर माई बजाज सागर की बारे में बात करें तो बांसवाड़ा में माई नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान में गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इनमें दोनों राज्यों की सिंचाई जल विद्युत पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों फिर बिशलपुर परियोजना की बात करें तो राजस्थान के टोंक जिले में ठोडा रायसी नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। फिर सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिले की सिंचाई व पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।